चैप्टर 189। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और ये हैं रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी। शाम के वक्त शिवाय और आरवी का कमरा। आरवी जो कि गहरी नींद में थी, जब उसका नींद खुलता है तो वह अपने दोनों हाथों से अपने सर को दबाकर बोली, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। और फिर वह अपने दोनों हाथों से सर को दबाते हुए ही अपने पैर को नीचे रखती है। तभी उसके ऊपर से लपेटा हुआ चादर हल्का सा नीचे खिसक जाता है, जिसके कारण वो तुरंत अपने चेहरे को खुद के बॉडी पर डालती हैं। तो वह हैरान और परेशान होकर अपने पैर को जल्दी से ऊपर करके चादर को अपने पूरे बॉडी पर सही से डाल लेती हैं। फिर अपने कपकपाते हाथों से अपने नज़र को चादर के अंदर डालती हैं तो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अभी कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। वह सिर्फ अभी चादर में लिपटी हुई थी। थोड़ी देर तक वैसे ही हैरानी और परेशानी में उसी तरह बेड पर बैठी रही। कुछ मिनट बाद वह बोली, मैं यहाँ इस हालत में कैसे हूँ। इतना बोलकर वह अपने सर को जोर देकर याद करने लगी कि आखिर हुआ क्या था। तो उसे याद आया कि वह स्विमिंग पूल में अपने दोनों पैर को शिवाय के कमर के इधर-उधर लपेटी हुई थी। और उसके बाद शिवाय उसे मनाने के लिए उसके पीठ पर हाथ फेर रहा था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने सर को और जोर देकर दबाते हुए याद करने लगी कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था और वह इस हालत में क्यों है। तभी एकदम से उसका ध्यान अपने बगल में लेटे हुए शिवाय पर गया, जो कि उसके सर की ओर पैर करके सोया हुआ था। अभी वो सिर्फ टॉवेल में था, जिससे उसके परफेक्ट एब्स, चौड़ा सीना और टाइट मसल्स आरवी अभी साफ साफ देख पा रही थी। थोड़ी देर तक तो वह मदहोशी में शिवाय के शर्टलेस बॉडी को ही देखने लगी, लेकिन वह जल्दी ही होश में आई और अपने नजरों को उसके मस्क्यूलर चेस्ट फेरते हुए बोली, यह इस तरह क्यों सोया हुआ है और इसके ऊपरी बॉडी पर भी कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ अभी टॉवेल में है। इतना सोच सोच कर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह चादर को अच्छे से लपेटती है और बेड से नीचे उतरकर सीधा दूसरी तरफ जाकर शिवाय को गौर से देखने लगी। सबसे पहले हुआ वो उसके शर्टलेस बॉडी को देखती है तो पाती उसके चेस्ट के ऊपर कोई बाइट और हाथ के नाखून का निशान नहीं था। उसका वेस्ट एकदम बेदाग था। तो फिर अपनी नजरों को उसके निचले हिस्से पर डालती है, जहां पर उसने टॉवेल लपेटा हुआ था, जो कि उसके घुटनों तक था, जिसके कारण उसके घुटनों के नीचे के पार्ट आसानी से देखा जा सकता था। इसलिए वह तुरंत थोड़ा आगे कदम बढ़ाकर अपने हाथ को उसके घुटनों के नीचे पार्ट पर रखकर सहलाने लगी। थोड़ी देर तक वो उसके पैरों को सलाहकार देखती रही, फिर बोली, इसके बॉडी में तो ऐसा कुछ निशान नहीं है जो ये बता सके कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए अपने बॉडी को देखना होगा। इतना बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और अपने चादर को हल्का सा हटाते हुए खुद के हाथ पैर, गले और क्लीवेज को देखने लगी कि कहीं पर भी तो कुछ निशान होगा, अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा तो। थोड़ी देर बाद वह शॉवर के नीचे बैठकर अपने दोनों हाथ से मुंह को ढकते हुए बोली, आरवी, ये तू क्या उलूल जुलूल सोचती रहती है। मतलब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरा हुआ है जो तुम इस तरह की घटिया बातें सोचती हो। अरे आरवी, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी कैसा आया कि तुम्हारे और शिवाय के बीच में कुछ हुआ है।
कहीं शिवाय ने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया? अरे उस मासूम को तो शादी के बाद इतने मौका मिले मेरा फायदा उठाने के लिए, लेकिन उसने कभी फायदा नहीं उठाया। तो तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि उसने तेरा फायदा उठाया होगा, वो भी बिना तेरी मर्जी का? इतना बोलकर वह खुद के ही गाल पर थप्पड़ मार लेती हैं। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आती है और क्लोजेट में जाकर कपड़े बदलकर सीधा शिवाय के सिर के पास बैठकर उसके बाल में हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी क्यूटी पाई, गलती हो गया मुझसे। मैंने तुम्हारे ऊपर शक करके इतना कुछ सोच लिया। और फिर अपने दोनों कान को पकड़ लेती है। वह इस वक्त एक मासूम बच्ची की तरह लग रही थी जो कि अपने खास लोगों के सामने बच्चा बनकर अपने गलती पर माफी मांगता हो। तभी एकदम सा उसका ध्यान फर्श पर पड़े खुद के कपड़ों पर गया, जिसे देखकर वह चिढ़ाते हुए बोली, लेकिन अगर इसने मेरा फायदा नहीं उठाया तो मेरे कपड़े को किसने बदला? इतना बोलकर वह शिवाय को देखने लगी जो कि अभी सो रहा था। तो वो अपना ख्याल झटक कर बोली, यह सब पता तो मैं बाद में भी कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बाद में इतने अच्छे से देख नहीं पाऊंगी। इतना बोलकर वो अपने केहुनी को बेड पर टिकाती है और ध्यान से शिवाय को देखने लगी। थोड़ी देर देखने के बाद ही शिवाय धीरे धीरे हिलने लगा। शायद उसकी नींद खुलने वाली थी, इसलिए वह तुरंत अपने हाथ से उसके सर को सहला देती है। तो शिवाय फिर से सो गया। तभी आरवी के दिमाग में एक खुरपाती आइडिया आया और वह तुरंत अपने सर को शिवाय के सीने पर रखती है और एक नया चादर जो कि शिवाय को ओढ़ाने के लिए लाई थी वह अपने और शिवाय के ऊपर डालकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ रायजादा मेंशन अभी से ही पूरे पैलेस में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि रायजादा दादू और रायजादा दादी दोनों मिलकर पूरे घर को सर पर उठाए हुए थे, क्योंकि आज आरवी डिनर करने के लिए घर पर आने वाली थी। और दादी तो आज आरवी को विक्रांत रायजादा से मिलवाने के लिए एक्साइटेड थी। वही भले ही कृष्णकांत दादू विक्रांत जी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी चाहते थे कि आरवी विक्रांत जी से मिल ले। वही करिश्मा जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें विक्रांत जी बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, क्योंकि रागिनी जी ने उन्हें बताया था कि वह कैसे हैं। लेकिन वह अनु के लिए सारी चीजें और डिनर खुद के हाथों से तैयार कर रही थी, क्योंकि वह अनु को बहुत पसंद करती हैं। वही रागिनी जी ना चाहते हुए भी करिश्मा जी का हाथ बता रही थी, क्योंकि वह अपना गुस्सा जो कि विक्रांत जी पर था वह सबके सामने नहीं दिखाना चाहती थी। वही रागिनी जी ना चाहते हुए भी करिश्मा जी का हाथ बता रही थी, क्योंकि वह अपना गुस्सा जो कि विक्रांत जी पर था वह सबके सामने नहीं दिखाना चाहती थी। ओबेरॉय मेंशन निकेश का कमरा। निकेश राधिका से बोला, राधु तुम यह तीज व्रत क्यों करना चाहती हो? तो राधिका बोली, क्योंकि अगर मैं यह फेस्टिवल करूंगी तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो निकेश बोला, इसके लिए तुम्हें ये फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है। तो राधिका उसके हाथ के पकड़कर बोली, जान की मॉम मैंने बताया है कि आरवी भी फास्टिंग करेगी, और जब वो ये फास्टिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो निकेश बोला, जरूरी नहीं है कि, और अगर अनु ये फास्टिंग कर रही है तो तुम्हें भी करना है? तो राधिका बोली, जरूरी है निकेश,
क्योंकि तुम ओबेरॉय फैमिली के फ्यूचर हेड हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारे इस पोजीशन को कोई खतरा हो। तो निकेश को समझ नहीं आया कि फास्टिंग करने और न करने की वजह से उसके पोजीशन पर खतरा क्यों आएगा, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। तभी राधिका बोली, निकेश क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो निकेश तुरंत उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर बोलो राधु, जो पूछना है। तो राधिका अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए बोली, शिवाय क्या करता है? उसकी बात पर निकेश उसे घूर कर देखने लगा तो राधिका अपने अटकते हुए आवाज में बोली, मैंने उसे कॉलेज में देखा है, सब उससे डरते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसकी बात मानते हैं। चैप्टर 190। उसकी बात पर निकेश उसे घूर कर देखने लगा तो राधिका अपने अटकते हुए आवाज में बोली, मैंने उसे कॉलेज में देखा है, सब उससे डरते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसकी बात मानते हैं। लेकिन हमारे फैमिली में तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वह कुछ नहीं करता। तो फिर कॉलेज में उसका इतना बात क्यों माना जाता है? क्यों वह पूरे कॉलेज का हेड पर्सन है? तो निकेश बोला, अभी तुम्हें इतना ज्यादा अपने छोटे दिमाग को खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर वह प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। वहीं उसकी बातें सुनकर राधिका के हाथों की मुठियां कस जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। खुराना मेंशन। अंजलि जी इस वक्त अपने बालकनी में खड़े गार्डन के सारे पेड़ पौधे को देख रही थी। तभी विक्रांत जी धीरे से उनके कमर को पकड़कर बोले, माफ कर दीजिए अंजलि जी, आइंदा से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो अंजलि जी कुछ नहीं बोलती है। तो विक्रांत जी बोले, मैं वहां पर ऐसे ही घूमने के लिए नहीं गया था। मैं वहां पर इसलिए गया था ताकि आरवी रायजादा के बारे में जान सकूं। आखिर कौन है ये लड़की जिससे शिवाय ने शादी की? इतना बोलकर वो चुप हो गए। तो अंजलि जी थोड़ी देर बाद बोली, तो पता चला कौन है आरवी रायजादा? तो विक्रांत जी अंजलि जी के कंधे पर सिर रखकर बोले, नहीं, क्योंकि वो रायजादा मेंशन में थी ही नहीं। लेकिन हाँ, आज रात को उससे मुलाकात हो सकती थी अगर मैं रायजादा मेंशन में रहता तो अंजलि जी बोली, मतलब? तो विक्रांत जी बोले, मतलब यह है कि ओल्ड रायजादा ने आरवी को आज डिनर के लिए रायजादा मेंशन इनवाइट किया है और वह आने के लिए भी राजी हो गई है। तो अंजलि जी बोली, तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो विक्रांत जी हैरानी से अंजलि जी को देखने लगे तो अंजलि जी बोली, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी जानना है शिवाय की पत्नी कौन है। क्या शिवाय इस शादी से खुश है या फिर वह एक जबरदस्ती के शादी में बंधा हुआ है? तो विक्रांत जी गुस्से में बोले, अभी भी आपको उस धोखेबाज शिवाय की फिक्र है, ना कि हमारी बेटी का। अरे आप तो हमेशा निकिता को हर वक्त अपने सराखों पर रखती थी, लेकिन आज जब बात शिवाय का आया तो आपको निकिता के बारे में भी ख्याल नहीं आया। तो अंजलि जी बोली, मेरे लिए निकिता अभी भी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन शिवाय भी मेरा बेटा है। इतना बोलकर वह चुप हो गई और अपनी नजरों को इधर-उधर करने लगी। तो विक्रांत जी अपने हाथ से उनके थोड़ी को पकड़कर उनके दोनों आंखों में देखते हुए बोले, अंजलि जी आप बहुत भोली है। आप उसे अपना बेटा मानती है, लेकिन वह आपको अपनी मां नहीं मानता, तभी तो उसने आपको अपनी शादी की बात तक नहीं बताई।
तो अंजलि जी कुछ नहीं बोली। तो विक्रांत जी अपने हाथ खड़े करते हुए बोले, ठीक है, आप ही सही, मैं गलत, खैर अब जाता हूँ रायजादा मेंशन। तो अंजलि जी बोली, हम 3 दिन बाद अपने एनिवर्सरी के दिन अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस करेंगे और हम दुनिया के सामने भी आने वाले हैं। उनकी बात सुनकर विक्रांत जी को धक्का लगा और वह तुरंत अंजलि जी को देखने लगे। तो अंजलि जी बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों छुपे। अब वक्त आ गया है कि हम सबके नजरों के सामने आए। इतना बोलकर वह एक डेविल स्माइल पास कर देती हैं। वहीं उनकी स्माइल देखकर विक्रांत जी अपने मन में बोले, किसकी आफत आई है जो मेरी बीवी इस तरह से खतरनाक स्माइल पास कर रही है। तभी अंजलि बोली, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, चलो अब जाओ रायजादा मेंशन। और 3 दिन बाद हम अपने एनिवर्सरी के दिन पार्टी रखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले फैमिली, पता है कौन होगा जिसे हम इनविटेशन कार्ड देंगे। तो विक्रांत जी क्यूरियोसिटी से बोले, कौन है। तो अंजलि जी अपने दोनों हाथों को उनके कंधे पर रखकर बोली, रायजादा फैमिली। इतना बोलकर वो कमरे से निकल गई। वहीं उनका जवाब सुनकर विक्रांत जी हैरान और परेशान होकर वहीं पर खड़े रह गए। लेकिन वह जल्दी होश में आए और अंजलि जी के पीछे पीछे भागते हुए कमरे से बाहर निकले। वहीं अंजलि जी अब तक नीचे हॉल में पहुंच चुकी थी तो देखी वहां पर आरव खड़ा है। तो बोली, क्या तुम्हें घुटन महसूस नहीं आती है दो दो चेहरे के साथ जिंदगी जीने में। तो आरव अपने फेस से मास्क हटाते हुए बोला, मॉम आपको तो पता है न मेरा प्रोफेशन क्या है, फिर भी आप हमेशा मुझे दो मुहवा इंसान बोलती है। लेकिन अपने उस प्यारे शिवाय को तो कभी भी एक बार भी नहीं बोला मास्क हटाने के लिए। तभी उसे याद आया कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। तो अंजलि जी अपने कड़क आवाज में बोली, एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी करो और पूरे कंट्री के सारे हाई प्रोफाइल फैमिली को इनवाइट करो। तो आरव शौक होकर अंजलि जी को देखने लगा, क्योंकि अंजलि जी हमेशा लो प्रोफाइल में रहती थी और हमेशा अपना एनिवर्सरी सिर्फ फैमिली में ही सेलिब्रेट करती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वह पूरे कंट्री के हाई प्रोफाइल फैमिली को अपने एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट करना चाहती है। लेकिन वह कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंजलि जी से कोई क्वेश्चन पूछ सके। वही उसकी हैरानी देखकर विक्रांत जी अपने मन में बोले, सवाली जवाब में तो ये हमेशा जीतता रहता है, लेकिन अपनी मॉम के सामने कभी नहीं जीत सकता। इतना सोचकर वो अपने सर को ना में हिला देते हैं। शिवाय और आरवी का कमरा। आरवी अभी शिवाय से चिपक कर सोई हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे शिवाय का हाथ हिल रहा है, तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही शिवाय धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि उसके बदन पर कुछ भारी चीज है। तो वह तुरंत अपनी नजरें उठाकर खुद के ऊपर देखा है तो पाता है उसके चेस्ट पर आरवी अपना सर रखकर सोई हुई थी। तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा से याद था कि उसने आरवी के कपड़े चेंज करके उसे बिस्तर पर सुलाया हुआ था, तो वह उसके सीने से कैसे चिपक गई। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले वह भी सो चुका था। कहीं उसने ही सोते सोते आरवी को अपने बाहों में तो नहीं भर लिया।
इसलिए वह जल्दी से चादर हटाकर आरवी के कपड़ों को चेक करना चाहता था ताकि उसे कंफर्म हो सके कि उसने करवटें बदलकर आरवी को अपने बाहों में कैद किया था। लेकिन वह जैसे ही चादर को हटाता है वह राहत की सांस लेता है क्योंकि आरवी अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स में थी। वही उसकी हैरानी और परेशानी आरवी अपने अधुंधली आंखों से देख रही थी और उसे एंजॉय भी कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका हालात इससे भी खराब था। वही शिवाय राहत की सांस लेता है क्योंकि पहले ही वह एक सबसे बड़ी गलती कर चुका था आरवी के कपड़ों को बदलकर, और दूसरा वो ये गलती नहीं करना चाहता था कि वह बिना कपड़ों के ही आरवी से चिपक कर सो जाए। इसलिए वह आरवी के सर को अपने सीने से उठाता है और धीरे से बेड पर लेटाकर उठता है। तो वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि अभी भी फर्श पर आरवी के कपड़े बिखरे हुए थे। तो वह धीरे से नीचे फर्श पर झुकता है और एक एक करके आरवी के सारे कपड़ों को उठाने लगा। वही आरवी अपनी आंखें खोलकर शिवाय को देख रही थी जो कि बड़े ही शिद्दत के साथ उसके कपड़ों को अपने हाथ में रख रहा था। चैप्टर 191। वही शिवाय को लगा कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वह जल्दी से अपने नजरों को आरवी की तरफ करता है तो आरवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो शिवाय सारे कपड़ों को उठाकर ले जाकर कबर्ड में रख देता है और फिर वापस कमरे में आकर आरवी के सर के पास बैठकर धीरे धीरे अपने चेहरे को उसके होंठ के करीब करने लगा। वही उसके होंठ को अपने होंठ के करीब आता महसूस करके आरवी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी शिवाय अपने होंठ को उसके होंठ से मिला देता है, जिसके कारण आरवी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती। वही शिवाय अपने होंठ से सिर्फ उसके होंठ को टच किया हुआ था। उसके होठों के ऊपर अपना होंठ चला नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से अपने होंठ को उसके होंठ से अलग करके धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अपनी आंखें खोलिए वाइफी, नहीं तो इस बार मैं सच में आपके होठों को खा जाऊंगा। तो आरवी तुरंत अपनी आंखों को खोल देती है तो दोनों के आंखों में टकराव होता है। तभी शिवाय धीरे से अपने होंठ को उसके माथे पर रखकर बोला, सॉरी गलती हो गया मेरे से। तो आरवी बोली, कैसा गलती? तो शिवाय धीरे से अपने होंठ को उसके माथे से अलग करके अपने दोनों हाथों को उसके गाल पर रखते हुए बोला, हमने आपके कपड़े को बदल दिए बिना आपके परमिशन के। इतना बोलकर वह अपने मासूम आंखों से आरवी को देखने लगा। वही आरवी को तो झटका सा लग गया कि उसके कपड़ों को किसी और ने नहीं, शिवाय ने ही बदला था। इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह जैसे ही शिवाय के मासूम आंख को देखती है उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है, और उस पर से यह जानने के बाद भी कि शिवाय ने उसके कपड़ों को बदला था उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन शिवाय के लिए नफरत नहीं हो रही थी। और अभी तो वह उसकी आंखें देखकर ही पिघल गई थी, लेकिन फिर भी वह खुद को गुस्से में दिखाते हुए बोली, दूर हटिए मेरे से। इतना बोलकर वह शिवाय को खुद से दूर करके बेड पर उठकर बैठ जाती है। तो शिवाय उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, सॉरी वाइफी, मुझे पता है मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो वो दे सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो।
वही उसकी रिक्वेस्ट सुनकर आरवी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह बोली, क्या तुमने मेरे बॉडी को भी देखा है? तो शिवाय तुरंत अपने हाथ को अपने गले पर रखकर बोला, मैंने तुम्हारे कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं देखे, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे गिले कपड़े को तुम्हारे बदन से अलग किया, वह भी चादर डालकर। लेकिन मैंने अपनी नजरों से तुम्हारे बदन के किसी हिस्से को नहीं देखा। तो आरवी को झटका लगा, क्योंकि इस इंसान के पास इतना अच्छा खासा मौका था इसका फायदा उठाने का, लेकिन इसने नहीं उठाया और उस पर से अभी माफी भी मांग रहा है। इसलिए वो उसके हाथ को पकड़कर बोली, आईनो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। आरवी हंस इसलिए रही थी ताकि शिवाय इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाए और उसे ऑकवर्ड भी फील ना हो। वही यह जानकर कि उसकी बीवी उसके साथ मजाक कर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जैसे ही आरवी को हंसते हुए देखता है वह भी मुस्कुरा देता है और प्यार भरी नजरों से अपनी छोटी बीवी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद आरवी जब हंसते हंसते थक गई तो बोली, मुझे भूख लगी है। तो शिवाय बोला, रुको मैं लाता हूँ। इतना बोलकर वह कमरे से जाने के हुआ कि आरवी उसके हाथ को पकड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं मत जाओ क्योंकि हमें रायजादा मेंशन चलना है। तो शिवाय बोला, लेकिन क्यों? तो आरवी बोली, दादू ने इनवाइट किया है मुझे और तुम्हें भी। तो शिवाय बोला, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कंपनी जाना है। तो आरवी बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो शिवाय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो आरवी का दिमाग खराब होने लगा और वह खुद से बोली, कुछ और रास्ता ढूंढ अनु, कुछ और रास्ता, क्योंकि मुझे अपने पूरे फैमिली से मिलवाना है, अपने पति को, ताकि सब जान ले कि मेरा पति कितना अच्छा है। तभी उसे एक आइडिया आया और वह बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो। लेकिन वहां पर मिसेज रायजादा भी होगी। इतना बोलकर वह अपने चेहरे को रोने जैसा बना लेती है। वही मिसेज रायजादा नाम सुन के शिवाय तुरंत बोला, तुम वहां पर बिल्कुल नहीं जाओगी। तो आरवी बोली, मैं जाऊंगी क्योंकि दादू ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया है और दादी मुझे अपने मझले बेटे से भी मिलवाने वाली है। तो शिवाय हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने कि तुम्हारी दादी तुम्हें मझले पापा से मिलवाने वाली है? तो आरवी बोली, हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने 2 नंबर वाले पापा से मिलूंगी और मजा भी करूंगी। तो शिवाय बोला, तुम अपने मझले पापा को यहीं पर बुला लो, लेकिन तुम वहां मत जाओ। तो आरवी बोली, मैं तो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ऑफिस का काम है तो वह मैं करूंगी। इतना बोलकर वह लैपटॉप निकालकर सोफे पर बैठकर काम करने लगती है। वहीं उसको काम करते देख शिवाय तुरंत बेड को समेटता है और फिर वह भी लैपटॉप लेकर काम करने लगता है। लेकिन बार बार उसका ध्यान आरवी के ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि रायजादा मेंशन में मिस्टर रायजादा और मिसेज रायजादा भी होगी, जो कि आरवी को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गई, तुम तो कंपनी जाने वाले थे तो फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो?